हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट पेपर 8 देखेंगे रुपनिक प्रकाशन से। इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है R37 प्रकार का समाधान प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा हड़प्पा। ठीक है ना। फिर चलिए देखिए, इसमें एक्चुअली में था क्या कि जो हड़प्पा में था यहाँ पे R37 प्रकार का समाधान था। इसमें तांबे का इक्का गाड़ी और 6 भागों में बटा हुआ अन्नागार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? तो किस वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? वर्णों का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ, वर्ण व्यवस्था जो थी वो सबसे पहले ऋग्वेद में आई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी शाक्य भी हैं, लिच्छवी भी हैं और मल्ल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको ये सूची है और इसमें ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नासिक ये क्या है? यहाँ का शासक कौन था? गोमती पुत्र था। हाथी गुम्फा खारवेल है ना, लेकिन जो ये भीतरी है ये पुलकेशी द्वितीय नहीं है, यही गलत है। और यही गलत है तो यही आपका उत्तर बनेगा सी, गिरनार रुद्रदामन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। निकोलो डी कांटी, नूनिज और बारसोबा, इन यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो इसमें उल्लेख किसने किया है? इसमें उल्लेख जो सती प्रथा का जो उल्लेख है विजयनगर साम्राज्य में, इन तीनों ने किया है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक जो हैं शिवानंद हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन शामिल नहीं थे? सरदार पटेल शामिल थे, अरोड़ा आसफ अली शामिल थे, राम मनोहर लोहिया शामिल थे, लेकिन जो ये बी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह कब की थी? तो यह किया था अगस्त घोषणा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग रोहिला युद्ध, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध, ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध सही है और लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट प्रथम सिख युद्ध, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए बांस असम में ठीक है। दूसरा क्या है? चंदन जम्मू कश्मीर में, ये गलत है। रोजवुड केरल में, ये भी सही है और देवदार हिमाचल प्रदेश में सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संरक्षण प्रजातियों को उनके सही कालक्रम में सजाइए। तो जो सही कालक्रम है वह क्या है? देखिए, कालक्रम में आपको सजाना होगा, बाघ प्रोजेक्ट है, हाथी परियोजना है और मगरमच्छ परियोजना है। तो सबसे पहले बाघ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, फिर उसके बाद मगरमच्छ शुरू हुआ था और उसके बाद हाथी प्रोजेक्ट पे काम चला, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में जो निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन है? वह है भील। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं? तो 3 देशों के साथ लगने वाली जो सीमा है वह हमारे यहाँ का राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये सूची है और इसको मिलाना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में क्या होगा? बम्बई प्लान जो था, यह बम्बई प्लान यह क्या था? ये JRD टाटा से संबंधित है। ठीक है। फिर दूसरा ये कह रहा है जन योजना
MN राय से संबंधित है। फिर गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल से संबंधित है ये। और सर्वोदय योजना जो है ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वह बनेगा 2 3 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या स्थिति होती है? जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो काम के बदले अनाज का ये जो प्रोग्राम था ये नवंबर 2004 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है ना, ये राजनीतिक नहीं थे लेकिन फिर भी राष्ट्रपति बने। 22 में किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? किसमें दी गई है? अनुच्छेद 27 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु का कुछ भी उल्लेख नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र जो है 35 ईयर होनी चाहिए। अब बाकी उनकी कोई मैक्सिमम एज नहीं वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो यह नियुक्ति कैसे होती है? यह नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 25 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? नहीं। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर प्रधानमंत्री? नहीं। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति? ये ज़्यादा सही है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 26, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो कहाँ पर अधिकतम होगी? वह किनारों की स्थिति में अधिकतम होगी, क्योंकि वहाँ पे वेग सबसे ज़्यादा होगा। और जब वेग सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ तक ये जो लोलक है जब यहाँ से ये मूव करता हुआ यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से वापस आता है, तो जब वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है वहाँ पे स्थिति उसकी 0 हो जाती है स्पीड, और वहाँ से फिर वह रिटर्न होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? स्पीड तो 0 है और हाइट मैक्सिमम है। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के कारण सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगी, किनारों की स्थिति में। आइए क्वेश्चन नंबर 27, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह क्या है? न्यूनतम के गति का तीसरा नियम है। ये गलत हो गया, यहाँ लिखना चाह रही थी ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, गलत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, यही सही है। वह संवेग को संरक्षित करना चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स भी यही है हमारे शरीर के लिए। चलिए, रेडियो समस्थानिक और कौन सा रेडियो समस्थानिक किस चीज़ के इलाज में काम आता है ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में आर्सेनिक 74 जो होता है यह ट्यूमर में यूज होता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर में यूज होता है। और जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 जो यूज होता है ये कैंसर के लिए होता है। ठीक है। और फिर देखिए आयोडीन 131 ये होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 रक्त की व्यतिक्रम के लिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या बनेगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? दाहिने अलिंद से। ठीक है, अलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है। चलिए, फिर ये क्वेश्चन है 31 में क्या सही हो जाएगा? 31 में जो होगा सही वो होगा ए 1/55। ठीक है, 1/55। फिर ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए? यानी देखिए 30 लीटर है और 5% नमक है, तो इसमें पानी कितना है? पानी है इसमें 95, और जब 3% हो जाएगा नमक तो पानी कितना हो जाएगा? 97।
ठीक है। तो हमको इसमें देखना क्या होता है कि टोटल सोल्यूशन है कितना। तो टोटल सोल्यूशन देखिए है 30 इंटू, जिसको बढ़ाना है उसको देखेंगे। तो वाटर को 95 से 97 करना है तो 2, और अगर 97 ये हो जाएगा तो नमक कितना होगा 3%, तो उसको नीचे लिख दिया जाता है। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 दहा में 30 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा 20 लीटर, और ये हमें कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। बाकी हम लोग मैथ के सवालों के लिए सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वह होगा बी 16। यहाँ पे x की वैल्यू 16 आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा, है ना, यानी 200 का कितना प्रतिशत होगा 95। तो 200 का 95 बताना है, 200 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो 95 को ऊपर लिख लेंगे हम लोग और अपन 200 इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47.5, 47%। चलिए 35 में कह रहा है 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलो है। 3 ऐसे बॉक्सों के सेबों की संख्या कितनी होगी जिनमें से प्रत्येक का भार 23.250 किलोग्राम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 में ए 465। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से काव्योर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सी काव्य धन उर्मी। क्वेश्चन नंबर 37, हवा, वायु, पवन, समीर, मारुति कैसे शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 38, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है जानबूझकर दुख देना। ठीक है, जानबूझकर दुख देना यानी छाती पर मूंग दलना। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रहा है पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उनके रचनाकार का सही नाम चिन्हित करिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो 39 में ये किसका है, तो ये खुसरो का है। ठीक है ना। चलिए, राम बोला बचपन में उसका नाम था। किसका नाम था, राम बोला बचपन में किसका नाम राम बोला था, तो ये था तुलसीदास का। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला। देखिए ये है, ये पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज के बाद हम लोग इसका आंसर दे देंगे। तो इसमें जो आंसर बनेगा 41 का बी। ठीक, 42 का क्या बनेगा, 42 का बनेगा सी, और 43 में बन जाएगा आपका डी। 45 में देखिए 44 में बनेगा आपका डी और 45 में बनेगा बी। ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं, ये कथन ये कह रहा है कि साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है, साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है कि कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। और दूसरा दे रहा है कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा क्या सही हो जाएगा कि केवल बी उत्तर निकलता है हमारा, जो है केवल सेकंड में क्या करा, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि यदि माइंड को कोड भाषा में KGLB और ARGUE को YPESC लिखें तो डायग्राम को उसी कूट में क्या लिखेंगे। तो डायग्राम को उसी कूट में क्या लिखेंगे, BGYEPYK। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 15 सितंबर 2018 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को क्या होगा। ठीक है ना, ये 2008 जो था ये लीप ईयर है, तो ये 15 सितंबर को अगर शुक्रवार था तो 14 सितंबर को क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, और 15 सितंबर 2019 को रविवार हो जाएगा। तो 48 में सी। 2008 तो लीप ईयर है ना, और इसमें लीप ईयर आ जा रहा है, नहीं ये लीप ईयर नहीं निकल जा रहा है। देखिए 2008 लीप ईयर जरूर है लेकिन फरवरी बाहर निकल गया है, तो ये साल जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म हो जाता है। तो ये शुक्रवार को 15 सितंबर था तो 14 सितंबर 2009 को ये साल खत्म हो जाएगा, तो उस दिन भी क्या होगा शुक्रवार, और 15 सितंबर 2009 को क्या हो जाएगा अगला दिन यानी शनिवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर
तथा Q के बाईं ओर R है। ठीक है, R है। Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो इस पंक्ति के जो बीच में है वह कौन है? वह है Q। क्वेश्चन नंबर 50, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है। वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 में होगा डी, वह उसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यह किसे प्रदान किया गया है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए विकास आशा ऋण योजना की शुरुआत की है? यह शुरुआत किया कर्नाटक विकास बैंक ने। चलिए, किस राज्य में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो यह कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को उनकी किस काव्य रचना हेतु दिया गया है? तो अनामिका को उनको कौन सी काव्य के लिए दिया गया है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है ना, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा किसकी रचना है? ये अनामिका को। और इसके लिए इनको 2020 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह कहाँ किया जा रहा है? केरल में। केरल में क्या हो रहा है? उत्सवम 2021। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खोजे गए नए जीवाणु स्ट्रेन का नाम क्या है? तो 56 में क्या हो जाएगा? बी, मिथाइलोबैक्टीरियम अजमाली। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, IEA रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह कितना हुआ है? 5.8% उत्सर्जन कम हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत में अभिषेक वर्मा ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक वर्मा ने जो पेरिस में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस जिले में मार्च 2021 में किया? तो यह कहाँ किया गया? ये सिद्धार्थनगर में किया गया है। काला नमक चावल का जो महोत्सव मनाया गया कहाँ? सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर तराई बेल्ट है। ठीक है ना, और यहाँ पे काला नमक बहुत ज़्यादा होता है, काला नमक चावल। किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया है? जमीनों के लिए भी लागू कर दिया गया, किसके द्वारा? यह किया है बिहार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कह रहा है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास लिखा है VS नायपाल ने। क्वेश्चन नंबर 62, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान जो है यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। 62 में बी। 63, राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 63 में संबंध इनका कुचिपुड़ी थे। ठीक है। 64, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो 64 में हो जाएगा सी, सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 65, 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें कितना किया जा सकता है? मैक्सिमम 300 स्कोर हो सकता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा जो है वह है क्यात। ठीक है ना, और ढाका का या बांग्लादेश का है टका। ठीक, लेकिन म्यांमार की मुद्रा पूछ रहा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? ठीक है ना, देखिए तो इसमें क्या अलग है? इसमें रैबिट अलग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण से संबंधित है ना। ओजोन लेयर में जो छेद हो रही है उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 70 में है मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगिया पत्तन जो है ये बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी। अब ये एक गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। आज हम
इस असमंजस में पड़े हैं और ये निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तक का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानते वाले प्रवर्तक थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा है कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं, उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दाखिले का प्रयत्न किया। विचार कर देखा जाए तो उन्होंने जितने सिद्धांत अन्य देश, अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इससे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकालकर निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद, गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्रेय और श्रेय में हमें एक को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य है। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में हमें ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि लेखक के मत में विश्व में सुख शांति स्थापित हो सकती है। कैसे? तो यह हो सकती है अहिंसा आत्मवाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, अहिंसा और सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? सत्य मार्ग की दुर्गमता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, किसी सिद्धांत को न मानने का सबसे बड़ा कुपरिणाम यह है कि उस सिद्धांत का कभी कार्यान्वयन नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 75, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे, यह सिद्धांत है क्या है? तो वह सिद्धांत था कि अहिंसा और आत्मवाद। ये कि दूसरा गद्यांश, केवल जीविका कमाने से अपना दिन भर का काम आसानी से पूरा कर लेने से कहीं अधिक उच्च वस्तु आपके भीतर आपको संतुष्ट करने के लिए विद्यमान है। यह है आपके सभी काम करने की भावना, आपके पूरी शक्ति से काम करने की आकांक्षा, अपना उच्चतम विकास करने की तथा अपने व्यक्तित्व को पाने की कामना। इस आकांक्षा का स्वर इतना प्रखर होना चाहिए कि केवल जीविका कमाने की समस्या, केवल रुपया कमाने का प्रश्न गौण होना चाहिए। कितने ही व्यक्ति निरुद्देश्य अपने ध्येय में अधूरी निष्ठा करते हुए केवल तब तक अपने धंधे में व्यस्त रहने की इच्छा करते हैं तब तक कोई आकस्मिक बाधा न आ जाए। काम करते दिखाई देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन कार्य के प्रति चाहे वह कितना ही तुच्छ हो, उन उच्च आदर्शों से बढ़ना चाहिए जो कि किसी महान कलाकार के आदर्श होते हैं, जिनके आधार पर वह अपनी कृति की रचना करता है। इस जीवन में संगमरमर को गढ़ने के लिए प्रगतिशील होना एक पावन उद्देश्य है। हमारे कार्यों की प्रत्येक प्रतिभा हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग इस पैसेज से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊपर लिखे गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो ऊपर लिखे गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 77, जीविका कमाने से 77 में जीविका कमाने से आत्मसंतुष्टि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 78, हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल है कि जीविका कमाने की इच्छा गौड़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 79, प्राय लोग अधूरी निष्ठा से काम करते रहते हैं जब तक, क्वेश्चन नंबर 79 में, जब तक आकस्मिक बाधा न आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 80, हमारे कार्यों की प्रत्येक प्रतिमा आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, ये एक पाई चार्ट है, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर देखेंगे। बाकी सॉल्यूशन के लिए आप सेपरेट वीडियो को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 1997-98 में निर्यात 1994-95 की अपेक्षा कितने गुना था? तो यह क्या होगा? सही होगा, इसका होगा 3 गुना था। किस वर्ष आयात एवं निर्यात में अंतर सबसे कम था? तो 82 में होगा, 1998 और 99 में। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है?
प्रस्तुत अवधि में औसत से अधिक निर्यात वाले वर्षों का औसत से कम निर्यात वाले वर्षों से क्या अनुपात है? तो 83 में क्या हो जाएगा हमारा डी, 2:1। द्विदंड चित्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आयात में लगातार वृद्धि, आयात में लगातार वृद्धि ठीक है ना। 1996-97 में निर्यात औसत से ऊपर, ये भी ठीक है। 94-95 तक आयात निर्यात से कम, ये गलत है, और गलत है तो यही आपका आंसर बनेगा। और प्रस्तुत अवधि में कुल आयात कुल निर्यात के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में है कि किस वर्ष के आयात का 5/8वां भाग निर्यात है? तो यह किस वर्ष का है? 1998-99, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फिर ये चार्ट को रफ में बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, भौतिकी विषय में से संबंधित सेक्टर का कोण कितना है? तो इसका कोण कितना है? ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना है? तो 87 में होगा सी, 3/2 या 3:2। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है? तो कितने छात्रों को होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 89 में गणित तथा रसायन विज्ञान से संबंधित सेक्टर का कोणों का अंतर कितना है? तो 89 में होगा डी, 0। यदि गणित में 40 छात्र हैं तो भौतिकी तथा रसायन विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का अंतर बताइए। तो 90 में होगा बी, 10। फिर ये एक चार्ट है, इसको बनाएंगे और हम लोग सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? दशमलव के 1 स्थान तक। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 29.2%। क्वेश्चन नंबर 92, यदि सभी 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के वृत्त आरेख पाई चार्ट बनाया जाता है तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड या सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? निकटतम कोण संख्या तक बताना है, तो यह होगा 86 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 93, सभी 5 कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो 93 में होगा सी, 16:15। 94, सभी 5 कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो 94 में होगा ए, 30%। क्वेश्चन नंबर 95, सभी कॉलेजों में विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अंतर कितना है? तो 95 में हो जाएगा ए, 300। फिर हम लोग ये चार्ट बनाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे। छोटा सा चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई है ऑप्शन नंबर ए, 18.75%। 97 में देखेंगे, यदि सभी 6 वर्षों में राज्यों में कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 का त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो यह कितना होगा? यह होगा 63%, 63 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना था? तो यह कितना था? 6 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 99, सभी 3 चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है? तो 99 में होगा डी, 87:100। और ये आखिरी सवाल, सभी वर्षों में राज्य ए तथा सी में चावल के उत्पादन में अंतर या मिलियन में कितना है? तो यह कितना है? तो यह 0 मिलियन है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और अभी 22 प्रैक्टिस सेट बाकी हैं, जो भी बहुत स्पीड में हम देंगे और उसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।